क्लास 2 विजन पॉलिटी। इसमें है सबसे पहले वाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी जिससे हम गवर्नमेंट को लिमिट करने की बात करते हैं। तो अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थॉमस हॉब्स द स्टेट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस टू प्रिवेंट पॉजिटिव एंट्रोपी एंड टू प्रमोट नेगेटिव एंट्रोपी। तो एक ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। उन्होंने ये कहा है कि जो स्टेट है ना वो बनी ही इसलिए है ताकि हम पॉजिटिव एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी का मतलब क्या है डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन को हम प्रिवेंट कर सके मतलब हम डिस्ट्रक्शन से अपने आप को बचा सके और प्रमोट करें नेगेटिव एंट्रोपी मतलब हम डिस्ट्रक्शन को खत्म कर सकें। ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटीज इज पॉसिबल ओनली विद स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। अगर सोसाइटी ऑर्डरली फंक्शन कैसे करेगी, जब एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा रूल ऑफ लॉ का तभी हमारी सोसाइटी एक ऑर्डरली वे में फंक्शन करेगी। पीपल हैड कम टुगेदर एंड क्रिएटेड द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर वेलफेयर दैट इज पीपल्स वेलफेयर। तो पीपल जो है वो एक साथ मिलकर इसलिए ही आए हैं, उन्होंने स्टेट इसलिए ही बनाया है ताकि अपने पीपल का वेलफेयर को प्रमोट कर सके। It has been observed that over a period of time, those who are part of the state started using the powers at their disposal to take away the freedom and rights of their own citizens. तो ये ऑब्जर्व किया गया है कुछ समय मतलब इतने समय में कि जो स्टेट है ना जो बनी है पावर में वो अपने ही काम के लिए अपने फायदे के लिए काम करने लग गई है। अपनी पावर का उन्होंने मिसयूज करके अपने ही फायदे में काम करने लग गई और दूसरों के राइट्स और फ्रीडम को जो सिटीजन्स के राइट एंड फ्रीडम को टेक अवे करने लगी। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट इज अ 2% zero sum game. That is, the state can acquire more powers only at the cost of the freedom of citizens. ये हमें हमेशा याद रखना है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन और स्टेट होता है वो क्या होता है 2% zero sum game। मतलब अगर एक पर्सन तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे का कम होगा कोई पावर। तो स्टेट और सिटीजन का भी ये रिलेशनशिप रहता है 2% zero sum गेम। मतलब स्टेट तभी पावरफुल बनेगी जब एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स ही। In the name of maximizing their welfare all over the world, the state has come out with laws, rules and regulations that would ultimately take away their freedoms or rights. तो अपनी इस नाम के कि हम वेलफेयर कर रहे हैं और इसी नाम के पीछे सारे वर्ल्ड में जितने भी स्टेट है जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो अलग अलग लॉज लाती हैं, रूल्स आती हैं, रेगुलेशंस लाती हैं कि हम वेलफेयर कर रहे हैं पीपल का। बट मेनली वो क्या कर रहे होते हैं टेक अवे द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन्स हो रहा है। एज राइटली पॉइंटेड आउट पावर करप्ट्स एंड absolute power corrupts absolutely. Power exercised by the state should be controlled and regulated so that it does not degenerate into dictatorship. अब यही है कि हमें पता है अगर पावर करप्ट करती है और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, तो अगर जितनी ज्यादा पावर होगी स्टेट के पास उतना ही वो करप्ट करेगी। तो इसलिए एक ऐसे हमें चीज चाहिए ताकि हम कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके स्टेट को भी, ताकि वो अपने आप को डीजेनरेट ना हो जाए, डिक्टेटरशिप के लेवल पे ना चले जाए। Constitutionalism emphasizes on limiting the power of the state to protect the rights and freedoms of citizens. यही काम हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यही कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एम्फेसाइज करता है लिमिटिंग द पावर ऑफ द स्टेट, लिमिट करना पावर ऑफ द स्टेट को और प्रोटेक्ट करना राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन्स को। यही कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट आता है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट। तो सबसे पहले सिर्फ ये नहीं कि लिखे में हम रूल ऑफ लॉ करें, स्पिरिट में भी हमें लाना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट। सेकेंड है प्रोटेक्टिंग दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय अदर ऑर्गन्स ऑफ स्टेट एंड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो हमें फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है किससे, एक्सप्लॉइट होने से अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट से, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो। हमें सिटीजन्स के राइट को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है बाय एक्सप्लॉयटेशन। फिर है थर्ड लिमिटेड गवर्नमेंट। नन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट शुड हैव एब्सोल्यूट सोवरेन पावर्स। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस ही यही है कि हमें गवर्नमेंट को लिमिट करना है। कोई भी ऑर्गन ऑफ द स्टेट के पास सोवरेन एब्सोल्यूट सोवरेन पावर नहीं होनी चाहिए।
फिर फोर्थ है सोवरेनिटी ऑफ सिटीजन्स. इट मीन्स दैट देर इज नो इंस्टीट्यूशन विच इज अबव सिटीजन या पीपल. पीपल हैव एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस टू टेक डिसीजंस. ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट डिराइव देयर पावर फ्रॉम पीपल ओनली. सोवरेनिटी ऑफ सिटीजन का ये मतलब है कि सिटीजन जो है वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं. कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अपनी पावर चला सके पीपल के ऊपर. पीपल ही इंडिपेंडेंट है जो डिसीजंस लेने के लिए. और जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है ना उनको पावर पीपल से ही मिली है. तो इसलिए हमें एब्सोल्यूट सोवरेनिटी ऑफ सिटीजंस है. देन लास्ट है फिफ्थ इनहेरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन द सिस्टम. तो इनहेरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस भी डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही है कि जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एक दूसरे पे इनहेरेंट चेक्स एंड बैलेंस करे, तो फंक्शंस एक दूसरे को कंट्रोल करें ईच अदर. तो ये हमारे हो गए डायमेंशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. हम फीचर्स क्या है कि पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, फिर थर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फोर्थ है जुडिशियल रिव्यू, फिफ्थ है फेडरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, सिक्स्थ है सिविलियन कंट्रोल ओवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सेवेंथ है सिविलियन कंट्रोल ओवर आर्मी एंड एट्थ है रूल ऑफ लॉ. बेसिकली क्या है कि हम किसी भी कंट्री को कैसे बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है अगर ये फीचर्स हमें प्रेजेंट मिलते हैं उनकी गवर्नेंस में, तो हम कह देते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहाँ फॉलो हो रहा है. तो पहला फीचर क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. फिर दूसरा है कि हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स मिलनी चाहिए. किसी भी एक ऑर्गन के ऑफ द स्टेट के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए एब्सोल्यूट पावर. सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. फिर थर्ड हम देखेंगे इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जुडिशरी की, और हमें फोर्थ है जुडिशियल रिव्यू भी दिखता है. फिफ्थ है हमें कि फेडरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सिर्फ एक यूनियन नहीं फेडरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए. और सिक्स्थ है कि सिविलियन कंट्रोल, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है मतलब पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेचर जो है उनके ऊपर सिविलियन कंट्रोल होना चाहिए. तो ऑब्वियसली सिविलियन कंट्रोल कैसे होगा, वोट के थ्रू. फिर सेवेंथ है सिविलियन कंट्रोल ओवर आर्मी. अब ऐसा ना हो कि आर्मी अपना मिलिट्री कूप वगैरह ले आए, सिविलियन कंट्रोल का होना चाहिए आर्मी. उसके बाद लास्ट है रूल ऑफ लॉ होना ही चाहिए. तो इन इंडिया ऑल द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर प्रेजेंट मोस्टली इन लेटर्स बट नॉट इन रियलिटी. It is said that in India we have only constitutional formalism but not constitutionalism. That is, there is significant difference between the ideals mentioned in the constitution and what is there in reality. तो हम इंडिया में हम ये कहते हैं कि जो फीचर्स है ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, जो हमने अभी ये ऊपर 8 फीचर्स पढ़े हैं, इन ये लेटर्स में तो प्रेजेंट है पर रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है. ज्यादातर ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मलिज्म है इंडिया में, असली का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है. बहुत ज्यादा डिफरेंस है आइडियल केस में और रियलिटी में. अब हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है. तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स है वो हम बेसिकली देखा जाए तो लक्ष्मीकांत से देखेंगे, बट क्लास में जो पढ़ाया है इसमें वो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं. 1853 regulating act for the first time introduced a parliamentary form of government in India by separating the functions of the executive from the legislature. 1853 में regulating act आया था जिसने पहली बार parliamentary form of government को introduce किया था, जिसमें separation of function किया था executive का legislature से 1853 में. और हमको पता ही है कि 1858 में पावर जो है ट्रांसफर हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, और पूरी पावर. और 1861 में क्या हुआ था, द इंडियन काउंसिल एक्ट हैज इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स है उसमें. तो 1861 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट जिसने पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था. फिर 1892 एक्ट है, इट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट प्रोविंशियल काउंसिल्स बट इट हैज मेंटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी. इसने नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे सेंट्रल में और स्टेट में प्रोविंशियल काउंसिल का, उसमें मेजॉरिटी तो ब्रिटिशर्स ही थे, बट इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी इंक्रीज कर दिया था, नॉमिनेट कर दिया था मतलब इंडियंस को भी. इट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इलेक्शन टू दीज काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम बट द वर्ड नॉमिनेशन वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इलेक्शंस. इंडियंस वर अलाउड इनटू लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो 1892 एक्ट में इंडियंस अलाउ हुए थे लेजिस्लेशन में फर्स्ट टाइम. इलेक्शन नहीं लिखा था, नॉमिनेशन वर्ड लिखा था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस को इंट्रोड्यूस हो पाए थे इन द लेजिस्लेचर. 1909 लेजिस्लेशन क्या था कि it has provided for elections to legislative council members. Indians were allowed to vote elections.
तो इसमें अब 1909 लेजिस्लेशन में इन्होंने प्रोवाइड किया था इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स का, ठीक है, और इंडियंस भी अलाउड थे वोट करने के लिए और इलेक्शंस लड़ने के लिए भी। एक है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। इसमें क्या है, द नंबर ऑफ मेंबर्स हैज इंक्रीज्ड ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 टू 60। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले मेंबर्स कम थे, अब वो मेंबर्स बढ़ा दिए गए हैं, 16 से 60 हो गए। इट हैज रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी वही ब्रिटिशर्स की रही थी। इट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट। जो कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब होता है कि मुस्लिम वोट करेंगे मुस्लिम कैंडिडेट के लिए ओनली, तो ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में आया था। फिर है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इट हैज इंट्रोड्यूस्ड डायआरके इन द प्रोविंसेस। डायआरके सिस्टम प्रोविंसेस में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नेंस सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो गवर्नेंस सब्जेक्ट का रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, डिफेंस, आईआर, कस्टम्स, और ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होता है, सैनिटेशन, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट को। इट हैज ऑल्सो सेपरेटेड सेंट्रल बजट फ्रॉम प्रोविजन बजट। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सेंट्रल बजट को प्रोविजन बजट से भी सेपरेट किया था। फिर एक है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें क्या है, इट एबॉलिश डायआरके इन प्रोविंसेस। इन्होंने अबॉलिश किया था डायआरके सिस्टम इन प्रोविंसेस। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एट द प्रोविजन लेवल, that is the government was expected to act on the basis of advice given by council of ministers। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रोविजन लेवल पे भी। जो गवर्नर है प्रोविजन का, उनको एक्सपेक्टेड है वो कि उनको काम करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। इट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस फेडरलिज्म इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज इंट्रोड्यूस द यूनियन लिस्ट एंड द प्रोविजन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इन्होंने फेडरलिज्म भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें यूनियन लिस्ट, प्रोविजन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। इट ऑल्सो हैज इंट्रोड्यूस्ड डायआरके एट सेंट्रल लेवल, बट अगेन इट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड। तो दोबारा डायआरके सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, पर वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुआ। इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद, ये सब, और सॉरी लोकसभा, राज्यसभा, टू हाउसेस, बाई कैमरल लेजिस्लेचर उनको कहते हैं। देन फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट सेंट्रल लेवल। तो एक फेडरल कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल लेवल पे। 1947 इंडिपेंडेंट इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 1949 में, जब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। देन है क्रिटिसिज्म ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर नेक्स्ट है एन एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एग्जाम्पल, आर्टिकल 163 ऑफ टुडेज कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम आर्टिकल 143 ऑफ 1935 एक्ट। तो ये कहा जाता है कि जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बेसिकली 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि अभी का जो 163 आर्टिकल है वो बेसिकली 143 आर्टिकल ऑफ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। देन है रिफ्लेक्ट्स वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज बट नॉट रिफ्लेक्ट्स इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड गांधीन वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन में ना वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज बहुत देखे गए हैं, बट ट्रेडिशनल और गांधीन वैल्यूज नहीं देखे जाते। Then we the people of India is wrong. टेक्निकली इट शुड बी वी द पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थी वहाँ आया था, बाद में कंबाइन हुए थे। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया के बजाय वी द पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आना चाहिए था। देन लास्ट है आर कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डे टू डे गवर्नेंस, हेंस द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी कहा जाता है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स हैं उनको डे टू डे गवर्नेंस में और कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क नहीं हो पाए, इसलिए लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि उन्होंने डे टू डे गवर्नेंस का भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डाल दिया था। फिर ये भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स हैं बेसिकली वो बाहर से पढ़ के आते हैं, तो इसलिए उन्होंने वेस्टर्न वैल्यूज भी ज्यादा डाली थी।